देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिहंत की एक बैकईयर सीरीज़ है मैथ के लिए, जो काफ़ी अच्छी है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्हें कुछ आता नहीं है, मैथ्स बिल्कुल डल है, साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े बड़े आते हैं फिर भी नहीं आते, और बाकी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। उनके लिए ये किताब अब आज से हम यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब में बैकईयर के अच्छे क्वेश्चन हैं और चैप्टर का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू में पूरा चैप्टर का समरी है, फॉर्मूला बेसिस पर है, क्या क्वेश्चन का यूज़ कैसे तरीके करना है, और बैक ईयर के वो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनसे कि बैक ईयर में पिछले 10 सवालों से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है ना, 2011 से लेकर 24 तक साल की बैक ईयर है। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो इससे क्या होगा, हम एक चैप्टर की कंप्लीट समरी पकड़ पाएंगे और अच्छे कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसके पास भी किताब नहीं है वो किताबें लेकर रख ले, और नहीं है तो फिर भी मैं क्वेश्चन बोर्ड में बोलता रहूँगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन नोट करके इसको सॉल्व करना चालू करिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करें इसको। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें इसका 3D। ठीक है, 3D चैप्टर है, मतलब पूरे चैप्टर है, तो थोड़ा उन चैप्टरों को बात करें जो थोड़ा सा वैसे हैं जिनको अलग से भी पढ़ने पे स्टार्ट करने में चालू किया जा सकते। वेक्टर 3D है, तो हम लोग 3D स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, इस किताब से स्टार्ट करें तो जाहिर सी बात है चैप्टर की समरी चलाएंगे, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू इस किताब को लेकर के चलेंगे, बाहर से बात नहीं करेंगे हम लोग, ना एक्स्ट्रा आरडी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, मतलब कोई रिफ्रेशर किताब का कोई दूसरे क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, केवल बैक ईयर को लेकर बात करेंगे और इस चैप्टर की क्विक समरी चलाएंगे। देखिए 3D आता है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग चलेंगे, बनने वाले जो कॉन्सेप्ट है उनको भी अलग से बात करेंगे, तो आपके बेटर मार्क्स आएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, 3D सबसे पहले, 3D में सबसे पहले पॉइंट आता है, एक 15-20 मिनट की क्विक समरी देख लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले समरी में पहले आता है डीसीज। क्या आता है? डीसीज। डीसीज को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। डीसीज क्या होते हैं? डीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। देखते चलेगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एल एम एन डीसीज हैं, एल एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो एल क्या हो जाएगा? एल बराबर कॉस अल्फा। वाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा कॉस बीटा। जेड क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, सॉरी ये एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस गामा। यहां पर बेटा अल्फा कामा बीटा क्या है? अल्फा कामा एक्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, ये बीटा क्या है? बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल है, और गामा क्या है? एल एक्स जेड एक्सिस के साथ एंगल है। मतलब एल वाला एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसमें कॉस अल्फा बराबर है। एम वाला बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ में, तो कॉस गामा है। एन वाला वाई एक्स जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो आपका कॉस गामा है। ठीक, फिर इससे एक पॉइंट ये याद रखना है, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, हमको बोर्ड के लिए कंप्लीट प्रेजेंट करनी है। ठीक है, एक से यहां रखिए कॉन्सेप्ट। दूसरा, एल आपका कॉस अल्फा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर 1 होता है। तो पहले याद करना है, डीसीज जो आपके होते हैं जिनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एन से। एल होता है कॉस अल्फा और एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा, इन तीनों का सम 1 होता है। एक्स एक्सिस साथ जो एंगल बनाता है अल्फा एल वाला, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा। बीटा एंगल कौन सा है? वाई एक्सिस साथ एंगल बना रहा है एम वाला, और एन आपका डीसीज बना रहा है जेड एक्सिस साथ गामा एंगल। याद रहेगा, अगर आपको डीसीज पता है तो डीआर्स निकालना बहुत आसान होंगे। तो डीआर्स बेटा क्या होते हैं? डीआर्स को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन से होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज आपके होते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर आपको डीसीज पता है तो डीआर्स निकालना बहुत आसान है, नहीं तो डीआर से भी डीसीज निकाले जा सकते हैं। देखिए जरा कौन से, ए कॉमा बी कॉमा सी डीसीज करेंगे। अगर आपको डीसीज पता है तो डीआर्स निकालना आसान क्यों है? जैसे एल आपको डीसीज निकालना है, डीआर्स आपको ए बी सी पता है, तो ए वाला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ज्यादातर आपको क्वेश्चनों में आपको डीआर्स पता होंगे, डीसीज निकाल लेंगे। तो डीआर्स ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो आपको अगर ए कॉमा बी कॉमा सी क्वेश्चन में पता है तो उससे फिर हम क्या करेंगे? डीसीज निकाल लेंगे। और आपका जो एम आएगा वो क्या आ जाएगा? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से दूसरा एम डीसीज निकल आएगा। जो एन डीसीज होगा वो सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इस सारी चीज मैं कह रहा हूं उस चैप्टर का, आपकी जो किताब अपने बैकईयर लेंगे उस पर लिखी हुई है। तो मतलब इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि ये नई थ्योरी कहां से आ रही है। ठीक है, तो वहीं से हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं जोड़ रहे, क्योंकि उतने से काम चल जाता है। मान लीजिए इसके बाद अगर पॉइंट करें, एक पॉइंट आपको 3D में पता है, क्यू पॉइंट पता है, मतलब 3D में है तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी मान लीजिए x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट्स हैं,
Q वाले के x2, y2, z2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आपसे कहा जाए इन पॉइंट के टर्म पर डीसी डीआर्स क्या होंगे, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे जो सर डीआर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं x2 माइनस x1 के, वो डीआर्स क्या निकलेंगे? y2 माइनस y1 से डीआर्स निकल आएगा दूसरा। तीसरा कैसे निकलेगा? z2 माइनस z1 से। ये इस तरीके से आपके डीआर्स निकल आएंगे। बेटा डीसीज कैसे निकलेंगे? तो डीसीज बेटा सिंपल तरीके से निकलेंगे। अगर आप x2 माइनस x1 से इस और p और q की दूरी आप डिवाइड कर देते हैं मॉड pq से, तो आपका पहला डीसी निकल आएगा। दूसरा कैसा आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन मॉड pq से। ठीक, ऐसा तीसरा क्या निकलेगा? z2 माइनस z1 अपॉन मॉड pq से। कोई दिक्कत बेटा? यहां से इस तरीके से डीसीएस निकल आएंगे। अब मॉड pq कैसे निकलेगा? तो आपको पता है मॉड pq निकलता है डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट पड़ता है तो डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ। क्विक समरी, बहुत तेज नोट करते चलिएगा, आपको आसानी होगा समझने में। फिर से थोड़ा रफली रिवाइज करते चल रहे हैं। डीसी डीआर का क्या मतलब है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं 3D में। आपका जनरली जो डीसीज होता है उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, एलएमएन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल बराबर होता है कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगल किसके साथ बनाया हुआ? एक्स एक्सिस के साथ। एम बराबर कॉस बीटा। बीटा क्या होता है? एंगल किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। एन क्या होता है? कॉस गामा। गामा क्या होता है? गामा एंगल होता है जो कि जेड एक्सिस के साथ। बिल्कुल याद रखिएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 1 होता है। कॉस एल स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। डीआर्स आपकी जनरली ए बी सी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर आपको डीआर्स पता है, डीसी निकालना आसान है इस तरीके से। एल बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी स्क्वायर। एम बराबर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन क्या हो जाएगा? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता है कोई भी 3D पॉइंट में, ए पी पॉइंट का x1 y1 z1, क्यू पॉइंट का x2 y2 z2, तो आपको डीसी डीआर निकाले इस तरीके जाते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस d1। इससे क्या निकाल आएगा? डीआर निकाल आएंगे। डीआर क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। फिर डीसीज कैसे निकलेंगे? इन दोनों की मॉड वैल्यू निकाल करके रूट से उठा के डिवाइड कर दीजिए, क्या जाएंगे आपको? डीसीज आएंगे। फटाक से नोट करिए फिर आगे बात करें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा? स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेट लाइन देखिए जरा, अभी हम किसी भी लाइन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो दोनों में बात करेंगे। दोनों कौन से? एक कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा वेक्टर फॉर्म। एक बात करेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरी बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं, ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई 3D में कोई पॉइंट है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आर वेक्टर होगी, उसका पोजीशन वेक्टर कुछ ए वेक्टर है, वो जो टच कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और उस लाइन के पैरेलल कोई बी वेक्टर जा रही है। इक्वेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जेड एक्सिस भी होगा, 3D में है तो 0,0 ऑरिजिन हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर का क्या है? स्मॉल ए वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है? इस लाइन के पैरेलल लाइन है। तब बेटा वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। यहां पर लैम्डा क्या होगा? लैम्डा कोई स्केलर कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? स्केलर कांस्टेंट। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर ये ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर इस आर वेक्टर की कोई पैरेलल लाइंस होगी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। कोई दिक्कत बेटा? आगे इसकी इक्वेशन की बात करेंगे। पहले कार्टेशियन इक्वेशन क्या आते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? अगर पर्टिकुलर आपको ए बी कॉमा सी कॉमा वी डी आर्स पता है, ए बी कॉमा सी क्या पता है? डी आर्स पता है। अभी अलग अलग बात करेंगे डीसी से डी आर्स निकालने की, वो अलग आगे बात है, ठीक है। डी आर्स पता है आपको, पर्टिकुलर एक कोई पॉइंट पता है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, तो इसकी डी आर्स की इक्वेशन क्या होती है? कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है डी आर्स के टर्म पर? x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 बाई b बराबर z माइनस z1 बाई c। घबराइए नहीं, फिर से बात कर रहे हैं, जरा गौर से देखिए। वेक्टर इक्वेशन या फिर कार्टेशियन इक्वेशन दोनों आपसे पूछ सकता है कुछ भी इसमें स्ट्रेट लाइन पर। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर मान लीजिए आपको 3D में कोई दिया हुआ है, ए वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है, उसके पैरेलल कोई बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। लैम्डा क्या है? लैम्डा यहां पर कोई भी स्केलर है,
कोई भी स्केलर है, वो कांस्टेंट होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। और आपको अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो a, b, c dr पता होंगे, वरना आप निकालना आपको आता है। और अगर कोई पॉइंट है जिससे लाइन इक्वेशन पास हो रही है, वो कौन सा, x1 y1 z1, जिससे लाइन पास हो रही है, तो ये इक्वेशन आपकी कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी x माइनस एक्स1 अपॉन a dr से x1 वो पॉइंट है, बराबर है y माइनस y1, y1 एक पॉइंट है जिससे पास हो रही इक्वेशन, b क्या है dr से, बराबर z माइनस z1, z1 क्या है, वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, c क्या है dr से। तो आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कोई डाउट हो तो पूछिएगा हमसे, अभी भी कोई किसी को डाउट हो तो पूछिएगा हमसे। यहां पर a, b, c क्या है, dr हैं। अगर dc's हैं तो dr से dc निकालना बताया तुमको, बिल्कुल। निकालने के बाद इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो इन टर्म ऑफ dc's, क्या, x माइनस x1 अपॉन l बराबर y माइनस y1 अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन n। ये क्या है, डीसीज है। dr से dc निकालना भी पीछे बताया मैंने, उस तरीके से निकालेंगे। डीसीज रखकर भी हम इक्वेशन को बता सकते हैं, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अब इनकी कंडीशन पर आते हैं, पहले इसको फटाफट नोट करिए फिर आगे बात करें। कोई दिक्कत अभी हो तो पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद फर्दर फिर क्या आता है, एंगल। एंगल हम बात करेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस के एंगल, लेकिन एंगल हम दोनों की बात करेंगे। पहले एंगल की बात करें किसके फॉर्म में, पहले एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग वेक्टर इक्वेशन की बात में। बहुत एक साथ चला रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में देखिए, मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी है, एक दे रखी है r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। a1 वेक्टर क्या है, कोई a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, b वेक्टर क्या है, उस वेक्टर लाइन की इक्वेशन के पैरेलल कोई लाइन से, इस तरीके से। अगर r2 वेक्टर आपको दे रखा है कुछ, क्या, a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम b2 वेक्टर। म्यू कोई दूसरा कांस्टेंट होगा, स्केलर कांस्टेंट से मतलब नहीं है, तब उन दोनों के बीच में एंगल पूछेगा। एंगल बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से देखिए। तो अगर पहले आपको वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं दे रखा है तो पहले इस फॉर्म में बनाना सीखिए। क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से क्लियर होगा। तब cos थीटा क्या होता है, बड़ा सा मॉड लगाइए, ऊपर हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, नीचे क्या होगा, अपॉन मॉड b1 वेक्टर मॉड b2 वेक्टर। और सुना है cos थीटा क्या होता है, ऊपर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे का दोनों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकलता है पता होगा आपको, नहीं पता इधर देखिए। अगर ए वेक्टर कोई दिया है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आपका मैंने कहा था मॉड ए निकलता है, वो निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। इस फॉर्मूले का यूज करके आप मॉड बी निकालेंगे, b1 निकालेंगे और b2 निकालेंगे, उठा के पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, cos थीटा आएगा। वो एंगल किसका आएगा, दो वेक्टर इक्वेशन लाइंस का आएगा। कोई डाउट नहीं, डाउट है पूछो। अरे भैया डॉट लेना नहीं आता है क्या, डॉट आई आई एक्स आई डाइट आई कैप बराबर 1 जे कैट डी डॉट के 1 के बराबर, ये तो होगा सिंपल तरीका। सिर्फ एक्स आई जाए के कॉफिशिएंट का करेंगे, क्वेश्चन करेंगे देखेंगे वहां पर, ठीक है। और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट नोट करिए। फिर हम लोग कार्टेशियन एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंगल कार्टेशियन की। तो अब हम लोग एंगल की बात करें किसमें, और क्विक समरी एक रफली बना लेना है, बाकी क्वेश्चन में रिमाइंड कर लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। शॉर्ट में चैप्टर का पूरा समरी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। एंगल अब किसमें आता है, कार्टेशियन में। कार्टेशियन में क्या होता है, कार्टेशियन आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, कौन कौन सी, बहुत गौर से देखो यार, अभी तो सब बता ही गया हूं। y माइनस वाई वन अपॉन बी वन बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। दूसरी इक्वेशन कौन सी, दूसरी इक्वेशन कौन सी, x माइनस एक्स टू अपॉन a2 बराबर y माइनस वाई टू अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2। हाँ बेटा, ये x1 y1 z1 क्या है, पहली इक्वेशन के लाइन के जिससे कोऑर्डिनेट से पास हो रही है। ये x2 y2 z2 क्या है, वो दूसरा पॉइंट है जिससे दूसरी इक्वेशन लाइन पास हो रही है। a1 b1 c1 क्या है, पहली इक्वेशन के drs हैं। a2 b2 c2 क्या है, दूसरी इक्वेशन के drs हैं। अगर आपको जब पता होंगे तभी आप एंगल निकाल पाएंगे। और एंगल जो होता है वो होता है cos थीटा बराबर, जरा गौर से देखें, फॉर्मूला बड़ा सा बनेगा, डरिएगा मत, drs का प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल मार्ट अपॉन अंडर रूट पहले a1 के b1 के c1 के drs, मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू, मतलब इनटू, ठीक है, इनटू दूसरे वेक्टर के drs का मैग्नीट्यूड, मतलब a2 स्क्वायर रूट में प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फॉर्मूला कहां से आया ये मायने नहीं रखता है, फॉर्मूला क्या है ये मायने रखना है आपको। फटाफट नोट करिए फिर आगे बात करें, जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया, आगे देखें। अब जरा गौर से देखो,
अगर आपको इस समझ में आ गया कि दो लाइंस मतलब किस तरीके से उनके इक्वेशन होंगे, एंगल कैसे निकलेंगे, तो हमने जाहिर सी बात बताई वेक्टर फॉर्म में, हमने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कौन कौन सी बताई, r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। दूसरी इक्वेशन कौन सी बताई, r2 वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अगर कार्टेशियन में दे रखा है, किस में दे रखा है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन होते हैं x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1। और दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी, x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन a2 बराबर सॉरी b2 बराबर, और ये क्या हो जाएगी, z माइनस z2 अपॉन c2। यहां पर ये दो वेक्टर इक्वेशन है, दो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखे हैं। हमने बताया इन दोनों का एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालना आपको आ गया। इसका एंगल कैसे हो जाएगा, b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 b2। इसका एंगल बता दिया a1 a2 b1 b2 c1 c2 का डॉट का प्लस कर देना और नीचे दोनों का अंडर रूट स्क्वायर करके सम कर देना। दोनों एंगल फॉर्मूला लिख लिया अपने पीछे। अब हम अगर बात करें इनके कंडीशन की, भाई दो कंडीशन हो सकती है जनरली, इंटरसेक्टिंग कर सकती हैं या परपेंडिकुलर हो सकती हैं या फिर पैरेलल हो सकती हैं। तो पहले हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, पहले दोनों इक्वेशन की परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। अगर वेक्टर इक्वेशन परपेंडिकुलर है तो पहला कंडीशन b1 डॉट b2 बराबर क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा अगर परपेंडिकुलर है। कौन, दो वेक्टर इक्वेशन। अगर कार्टेशियन इक्वेशन परपेंडिकुलर है, कैसी है, परपेंडिकुलर है, तब बेटा कंडीशन क्या होगी, तब कंडीशन यही होगी a1 a2। हाँ, दोनों टर्म पर, मैं डियास के टर्म पर अगर बात करूंगा, किसके टर्म पर बात करूंगा, डियास के टर्म पर, तो क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये डियास का, अगर आपको डीसी दे रखा, मैंने कहा था ना a1 a2 b1 b2 और यहां की जगह lm1 lm2 दे रखा होगा, डियास दे रखा होगा, मतलब यहां पर ये डियास है। अगर डीसी दे रखा होगा तो यहां पर l1 m1 n1 L2 M2 N2 दिया होगा, तब क्या होगा, तो डीसीज के टर्म पर परपेंडिकुलर कंडीशन क्या हो जाएगी, डीसीज के टर्म पर परपेंडिकुलर कंडीशन हो जाएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। हालांकि ज्यादातर कंडीशन में आपको डीआरस मिलेगा, लेकिन अगर डीसी मिल जाए तो घबराना नहीं है। अगर आप बात करें हम लोग पैरेलल की, किसकी बात करें, पैरेलल कंडीशन की, तो पैरेलल कंडीशन क्या होती है, पैरेलल कंडीशन क्या होती है, तुमको सिंपल सा पता है कि अगर वेक्टर इक्वेशन पैरेलल होंगी तो b1 वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम b2 वेक्टर आ जाएगा, ये पैरेलल आ जाएगा। दूसरा इसका पैरेलल कंडीशन कहां जाएगा, अरे बच्चा डरने का नहीं, पैरेलल कंडीशन क्या हो जाएगा, पैरेलल कंडीशन सिंपल सा है, रेशियोज बराबर आ जाएगा। मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। नहीं समझे, ये किसके टर्म पर, डीआर के टर्म पर। अगर डीसीज का बोले तो क्या बोलेगा भाई लोग, L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2। ये आ जाएगा डीसीज के टर्म पर। कब, जब पैरेलल होएगा। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। उठा के पुट कर दे, एमसीक्यू हो जाएगा। इसमें क्या करेगा, B1 डॉट B2 बराबर 0 अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। कौन सी इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन पैरेलल कब, A1 A2 B1 B2 बराबर C1 अपॉन C2 तीनों बराबर। अगर डीसीज का नंबर दे रखा तो L1 L2 बराबर M1 M2 बराबर N1 N2 बराबर 0। नहीं समझा, समझ में आ गया, फटाक से नोट करना। अब इसके बाद देखो जरा गौर से, अगर वेक्टर इक्वेशन आपको पता है, कार्टेशियन पता है, तो सबसे अब लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, जिसका वो नाम है सॉर्टेड डिस्टेंस। अगर कोई भी दो लाइंस है, वेक्टर इक्वेशन लाइन है, मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो सॉर्टेड डिस्टेंस क्या आएगी, ये वाली तो होगी। अगर ये निकालने का फॉर्मूला तुमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे तुम, अगर दो ऐसे लाइन दे रखी तो उनके सॉर्टेड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो सिर्फ फॉर्मूला देखो, जब सॉर्टेड डिस्टेंस मतलब पैरेलल नहीं होंगी तब कंडीशन सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा b1 क्रॉस b2। अच्छा, यहां पर कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम ना हो, कोई हो सकता है म्यू हो जाए यहां पर, तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखिएगा सर दोनों लैम्डा लैम्डा हो गया, हो सकता है लैम्डा म्यू कांस्टेंट अलग होगा, उससे मतलब नहीं है। तो b1 क्रॉस b2 ये दोनों वेक्टर रहेंगे, डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और दोनों का मॉड लेना, होल मॉड बाहर लगा देना। फिर समझो जरा फॉर्मूला क्या है, सॉर्टेड डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो वेक्टर इक्वेशन लाइन के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2। b1 b2 ये है जो कि स्केलर कांस्टेंट साथ लिखे हुए हैं, डॉट a2 a1 वो पोजीशन वेक्टर जो मैंने अभी आपको बताए थे, a2 माइनस a1, और नीचे b1 b2 का मॉड मैग्नीट्यूड लिखना है, तब शॉर्ट डिस्टेंस आ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर यही दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगी, कैसी होंगी,
पैरेलल होंगी, तो पैरेलल होंगी तो आपको पता है कि पैरेलल में दोनों का b1 b2 सेम हो जाता है, देखा था ना, b1 b2 सेम, मतलब b1 बराबर लैम्डा टाइम b2, तो इसमें लैम्डा से कोई मतलब नहीं है तो कांस्टेंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब उस समय कंडीशन क्या होगी, तब सॉर्टेड डिस्टेंस बन जाएगा आपका b वेक्टर, मतलब दोनों का b भी सेम हो जाएगा, मतलब यहां पर b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर हो जाएगा, ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तो b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड b वेक्टर हो जाएगा, तो ऐसा कोई मसला नहीं। इसी फॉर्मूले में अगर पैरेलल हो जाएंगे तो यहां पर पैरेलल कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, b1 वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम या कोई कांस्टेंट टाइम b1 बराबर b2 रख देंगे, ठीक है, तो b1 बराबर b2 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखना है सॉर्टेड डिस्टेंस का, किस इक्वेशन लाइन के लिए, वेक्टर इक्वेशन लाइन के लिए, अगर r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 है, r2 वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम b2 है, तो दोनों इक्वेशन का सॉर्टेड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1, यहां से b वेक्टर आपको इक्वेशन मिलेगी, यहां से सॉल्व करने में वेक्टर मिलेगी, लेकिन जब बीच में डॉट लोगे तो आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू मिल जाएंगी, और नीचे b1 b2 क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड ले ही लेना है। इसको सॉल्व करने का तरीका कौन सा है, मैथ में पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट मेथड, वहां से निपटा लेना, नहीं समझे, समझो, अगर दोनों पैरेलल दे रखे हैं, कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का आपको क्या निकालो, सॉर्टेड डिस्टेंस, तो क्या लगाओगे, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b, नहीं समझे, इसी में बस क्या रखना, b1 क्रॉस b2 मानना, मतलब इसमें मतलब हमने रखना, आपको याद रखना इस तरीके से, ठीक है। अगर पैरेलल है, समझ में आ गया ना, अगर पैरेलल तो अपन क्या लगाएगा, b वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का b1 b2 सेम रहेगा, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, जरा इक्वेशन देख लो, इक्वेशन बनेगी r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, r2 इक्वेशन बनेगी a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम b वेक्टर, ऐसा होगा। दोनों इक्वेशन दे रखी होंगी तो आपको क्या करना, हाँ कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सॉर्टेड डिस्टेंस आएगी b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b वेक्टर, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला यहां दिक्कत करता है इसका, सॉर्टेड डिस्टेंस का बहुत ज्यादा, जरा गौर से देखो, वो तो याद हो जाएगा भैया, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2, ऐसे याद करो बिल्कुल कहानी जैसा। 10 अंकों का फोन नंबर तुमको चलते चलते याद हो जाता है और तुमसे फॉर्मूला याद हो रहा है कि भैया। तो ये सॉर्टेड डिस्टेंस का आ गया, ये कब है, पैरेलल कंडीशन पर। ये कैसा है, जब नॉन पैरेलल होंगी यार भैया, तो उनके बीच का जो सॉर्टेड डिस्टेंस आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। क्लियर, इसका आ जाओ, कौन सी इक्वेशन का, कार्टेशियन इक्वेशन का, ध्यान देना जरा गौर से, भाई साहब आपसे कह रहे हैं, है ना। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा, जब आपको इक्वेशन पता होंगी ऐसी, अगर नहीं पता तो पहले ऐसे बनाओ इस फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1, नहीं समझे, आएगा आएगा समझ में, ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। सॉल्यूशन क्या बनेगा, मॉड लगाओ, जरा गौर देखते जाओ, इसका x2 माइनस x1, जरा गौर से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अरे देखो तो इधर, y2 माइनस y1 बराबर z2 माइनस z1, नहीं समझे, मॉड लगाओ, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट लगाओ, इसके डीआर्स तुमको पता है, a1 b1 c1, नहीं पता है, पता कर लोगे, पढ़े लिखे तुम आदमी, देखो भी कैसे, a1 b1 c1, नीचे वाले डीआर्स a2 b2 c2, a2 b2 c2, नहीं समझे, बड़ा सा डंडा खींचो, है ना, हाँ यही तो तुम समझते हो, तुम समझते कहाँ हो कुछ, अंडर रूट होल सा बड़ा सा लगाओ, बड़ा सा अंडर रूट लगाओ, जब लगाओगे तो देखो जरा इसको भूल जाओ, पहले वाले लिखोगे तो इसको भूल जाओ, सिर्फ वाई जेड पकड़ो, इनको चार को पकड़ो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कपल बना रहे हो ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, लेकिन जोड़ोगे नहीं, कपल बना, घटाओगे, कहते नहीं रिलेशन तभी टूटता है जब कोई और आता है, C1 B2 का होल स्क्वायर, नहीं समझे, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा टर्म लिखोगे तो इसको भूल जाओ, इसको लिखने का इसको भूल जाओ, इसका इसके साथ, तो प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर प्लस, अब वाई टर्म में वाई वाले भूल जाओ, इन दोनों को पकड़ो, किसको किसको, इसका इसके साथ A1 B2 माइनस इसका इसके साथ B1 A2 का होल स्क्वायर, दिस इज अ सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन। फिर से देखो जरा गौर से क्वेश्चन में क्या है सॉर्टेड फॉर्मूला, सॉर्टेड डिस्टेंस फॉर्मूला भूलना नहीं है आपको, प्रॉब्लम हो जाएगी। दो वेक्टर इक्वेशन दे रखी होंगी, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1, r2 क्या हो जाएगी, a2 प्लस लैम्डा मतलब म्यू टाइम b2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सॉल्यूशन का, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 का होल मॉड, डिस्टेंस पॉजिटिव रहनी है, ठीक। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दो लाइंस पैरेलल मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b, a2 वेक्टर, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a2 वेक्टर प्लस म्यू b, दोनों b भी सेम है, b भी तो सेम होती है क्या,
हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड बी, बी दोनों का सेम है, उठा के लगा देंगे। अगर कार्टेशियन दे रखी इक्वेशन कौन सी, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी कौन सी, x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z1 अपॉन c2। ये तुमको देगा, लेकिन ऐसे नहीं देगा डायरेक्ट, कुछ घुमा फिरा के देगा। तो पहले ऐसे बनाना है, तब उसके बाद x1 y1 z1 पहचानना है, a1 b1 c1 निकालना है, तब उठा के इस फॉर्मूले में रख देना है। नहीं समझे, समझ गए तुम, पहले नोट करो फिर सवाल पे आते हैं। इस किताब के ढेर सारे सवाल रखे हमारे पास, अभी देखो पहले नोट करो इसको फटाक से, फिर एक तरफ से चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। नोट करिए फटाक से, आगे बात करें फिर। देखो भैया जरा, अब आपको समझ में चैप्टर का पूरा समरी आ गया, नहीं आया तो दोबारा से फिर देखो, फिर चैप्टर का समरी जब आपको आएगा तभी क्वेश्चन होएगा। 3D है, यहां काम चलेगा तभी जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट मतलब पूरा फॉर्मूला आप उनको पता होगा तभी। अब देखो भाई, आप उन लोग क्या करने जा रहा है, बैकईयर लगाने जा रहा है पूरी तरीके से। बैकईयर कौन सी मैं पहले बता चुका हूं, आपके पास नहीं है उठा के रख ले। कौन सी आ रही है मार्केट से, नहीं है आज है तो कल ले आओ, कल नहीं है परसों ले आओ, लेकिन ज्यादा वेट ना करो, 60 दिन बचे आसपास, 60 दिन में पूरी इसको खड़ा कर दें, एनसीईआरटी लगा देनी, बैकईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा सारा सब कुछ, मैथ 90+ जाएगा अपन लोग, ठीक है। इसको क्या करो, ले आओ मार्केट से। नहीं है तो अभी के लिए क्या करूं, मैं क्वेश्चन बोलता चलूंगा, लिखाता चलूंगा, सॉल्व करता चलते रहेगा, ठीक है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसको, बैकईयर चैप्टर वाइज वाली है मैथमेटिक्स क्लास 12 अरिहंत की, ठीक है। इसके पहले हम लोग बात कर रहे हैं पीवाईक्यू एमसीक्यूज का, ठीक है। देखो अगर गौर से सवाल समझना क्या कह रहा है, पहले एमसीक्यूज लगा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो जो यूजर हैं पूरे बताते चलेंगे। उस बेसिस पर जितने बैकईयर सवाल में और क्वेश्चन नए बन सकते हैं वो भी बताते चलेंगे। तो आप क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा, सवाल लिखते चलिएगा, मेरे साथ कॉपी में सॉल्व करते चलिएगा, ठीक। पहला सवाल क्या कह रहा है, सुनते चलिएगा। कह रहा है कि द एंगल ऑफ द लाइन, लाइन कौन सी है, x/1 बराबर y अपॉन -1 बराबर z अपॉन 0। ये बोला लाइन है, एंगल विच मेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है। कितना बना रही है ये बताना है। आप उनको ऑप्शन दे रखा है 5π/6, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 3π/4, तीसरा क्या दे रखा है 7π/4, 5π/4, डी ऑप्शन क्या दे रखा है 7π/4, ये चार ऑप्शन दे रखा है। मतलब कह रहा है ये वाली लाइन एंगल बना रही है किसके साथ, वाई एक्सिस साथ। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है एंगल, ठीक। बात क्लियर। पहले भाई ये समझ, इस कोऑर्डिनेट का अपन क्या करें, इस कोऑर्डिनेट का अपन क्या करें, सबसे पहले समझाना चाहिए। इक्वेशन दे रखी है, मतलब अभी क्वेश्चन को तो क्या है कर ही लेंगे, उसका कोई मसला नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं। सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर करना सीख, किससे, डीआर वाली इक्वेशन से। किस इक्वेशन डीआर होती है, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1। अभी तो अपन को समझना है, सिर्फ सवाल तो बात की बात है, समझना है। सबसे पहले कुछ ऐसा कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन दे रखा हो तो पहले इस तरीके से कंपेयर करना सीख, नहीं है तो उसको लिखना सीख, बस और कुछ नहीं। मतलब अपन इसको अगर इस फॉर्म में लिखेगा तो कैसे लिखेगा जरा गौर से देख। इसको जब इधर लिखेगा तो इसको लिखा गया x माइनस 0/1 बराबर y माइनस 0/-1। इधर क्या लिखेगा 0x z माइनस 0/0। नहीं समझा, पहले समझ भाई लोग क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं इसको, इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना सीख, उससे क्या पता चलेगा तेरे को, x1 y1 z1 a b c। x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। a1 b1 c1 क्या है, drs हैं, क्या है drs हैं। नहीं समझा, समझ में आया, नोट कर। हाँ क्या डाउट है बोल जरा। हाँ अच्छा, मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि केवल y के साथ टच कर रहा है। हाँ तो बिल्कुल, तो केवल y के साथ टच कर रहा तो तेरे x और z से क्या लेना देना फिर। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इनका कहना मतलब है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, देखना जरा गौर से। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब यहां से क्या पता चल गया, ये तो पता जो चलेगा क्या है बेटा तुमको, dr से। क्या है dr, dr क्या होता है a, b, c। जरा गौर देख, a 1 आ जाएगा, b आ जाएगा -1, c क्या आ जाएगा 0, ये dr आ गए। और तेरे को पता है वो एक्सिस एंगल बना रहा है, तो मैं तेरे को पहला एक पॉइंट बताया कि डीसी जो होते हैं वो आपके एल वाला होता है जो कॉस अल्फा, जो कि एक्स एक्सिस साथ एंगल बनाता है। एम वाला होता है कॉस बीटा, जो कि वाई एक्सिस साथ एंगल बनाता है। और एन होता है आपका कॉस गामा, जो कि जेड एक्सिस साथ एंगल बनाता है। तेरे से भाई वाई एक्सिस का पूछा है, किससे पूछा है, वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस क्या होता है, एम बराबर कॉस बीटा। और तेरा एन होता क्या था, कब, जब डीआर पता होते थे। तेरे को बताया था ए होता था, एल होता था, लिख दे रहा हूं पूरा,
अभी पहला पहला सवाल कर रहा है, हवा उड़ जाएगी। ये m हो जाता था तो l होता था, m क्या होता था b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n क्या होता था c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसको केवल यूज करेगा, केवल y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो तेरे को केवल ये यूज करना है m। कौन सा यूज करना है m। तेरे को एबीसी पता है, उठा के पुट कर इधर, तो b के बराबर क्या आ जाएगा, b कितना है -1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। नहीं समझा, 1 स्क्वायर 1 2 कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा -1 बाई रूट 2। तो m बराबर क्या, cos बीटा, तो इसको क्या रखेगा cos बीटा बराबर -1 बाई रूट 2। अब तेरे को ये वैल्यू नहीं पता -1 कितना होता है, √3/4 मतलब सॉरी 3π/4। टिक करेगा, क्लियर, आंसर आ गया, पहला पॉइंट क्वेश्चन खत्म। जल्दी नोट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्दी कर भाई, नोट कर, टिक कर। नहीं समझा, देख फिर समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन इक्वेशन तेरे को ऐसे दे रखी है, पहले तेरे फर्स्ट बता दें किसकी इक्वेशन है, कार्टेशियन की इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, दिमाग में तेरे ये घूमनी चाहिए फटाफट, ये घूमनी चाहिए तेरे को। तो पहले क्या कर, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख, ऐसे लिखा मैंने, जो दिया रहा था ठीक नहीं दिया तो मैंने इसे जोड़ दिया, x मैंने 0 अपॉन a, y मैंने 0 अपॉन a, इसका मतलब x1 0, y1 0, z1 0, a b c ये रखा। a b c क्या मैंने तेरे से कहा था, dr से dc निकालने फॉर्मूला तेरे पास ही लिखा हुआ है, ये तीनों का। किसके साथ बोला है, y एक्सिस के साथ। अगर तेरे से बोले x एक्सिस के साथ एंगल कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, ये वाला। अगर तेरे से बोले z एक्सिस के साथ एंगल तो कौन सा लगाएगा, ये वाला। खत्म, नोट कर। देख भाई दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब कौन सी कार्टेशियन इक्वेशन लाइन बतानी जो कि पास कर रही है 1, -3, 2 से, एंड पैरेलल टू द लाइन, वो लाइन कौन सी है, आर वेक्टर बराबर 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस का लैम्डा जे कैप प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 1 के कैप इज मतलब कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन बता भाई लोग, वो ऑप्शन में 4 में मैच करने के बाद में कौन सा है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन की। किस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक। तो कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है तो इसका मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है, तो कार्टेशियन इक्वेशन दिमाग में घूमनी चाहिए फटाफट। कौन कौन सी, x माइनस x1 बाई a1, a मतलब बराबर y माइनस y1 बाई b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। तेरे को बताया था कि ये x1 y1 z1 होते हैं उस लाइन के पॉइंट जिनसे वो पास हो रही है। तो ये जो तेरे को पॉइंट दिए हैं यहां से तू क्या पहचान लेगा, यहां से तू ही पहचान लेगा कि यही x1 y1 z1 है। नहीं समझा, कह रहा है हमसे क्वेश्चन कार्टेशियन इक्वेशन लाइन बताओ जब इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये तो इक्वेशन की कॉन्सेप्ट भी कहता था कि x1 y1 z1 इसमें वही पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट से पास हो रही है। तो मतलब जिसकी बतानी इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मान लीजिए इक्वेशन ये वाली है तो यहां पर x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। पहले तो ये समझ, कठिन नहीं है भाई। हमारी कार्टेशियन इक्वेशन जो लिखी है नीचे x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। यहां पर x1 y1 क्या होते थे, x1 y1 z1 वो होते थे वो पॉइंट जिनसे कि ये लाइन पास होती थी। मान लीजिए लाइन है, इस पॉइंट से पास हो रही है तो यही लाइन होंगे x1 y1 z1, और यहां पर इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएंगे 1 -3, 2, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, z1। पहले तो ये समझ आ गया। तेरे को क्या बोला है, पैरेलल टू द लाइन, क्या बोला है, पैरेलल टू द लाइन, इसके पैरेलल है। तो पहली बात तो ये कौन सी इक्वेशन है, अरे कौन सी है, वेक्टर। वेक्टर क्या होती थी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस कोई कांस्टेंटाइन बी वेक्टर, यही तो होती थी, नहीं होती थी। तो पहले तो भाई उसको ऐसे लिख, यही तो मसला है यहां पर। इसको पहले इक्वेशन को ऐसे लिख, जब लिखेगा तो पहले आई का मल्टीप्लाई कराएगा। तो मैं लिख रहा हूं तो ध्यान से देख, बस इसको मल्टीप्लाई कराया 2i कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप, इसको मल्टीप्लाई करा इसके साथ में तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा के कैप माइनस का के कैप। ऐसा कर भाई, कैसा कर, जिसके साथ लैम्डा है उसको एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ। तो आर वेक्टर बराबर इसके साथ नहीं है तो इसको 2i लिख दे, इसके साथ है छोड़ दे इसको, इसके साथ लैम्डा है छोड़ दे, इसके साथ लैम्डा है छोड़ दे, इसको बच्चा माइनस के लिख दे, लिख देगा प्लस। अब इन तीनों के पास लैम्डा है, लैम्डा कॉमन ले ले, कर ले कॉमन, कर लिया, आई प्लस जे और प्लस का 2 के कैप। जरा गौर से देख, तुझे वही दिख रहा है जो ये बता रहा है। नहीं समझा, अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर। अरे सर बहुत बढ़िया है, अब पैरेलल है इसके, तो इसके पैरेलल कौन सी लाइन होती थी, वो होता था बी वेक्टर। इसका मतलब इसका बी वेक्टर के कोएफिशिएंट किसके होंगे भाई, पैरेलल है ना, तो पैरेलल कौन होता था,
आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, तो बी वेक्टर पैरेलल होता था, इसका मतलब पैरेलल कौन है, बी वेक्टर, तो डीआर किसके आएंगे, बी वेक्टर से आएंगे, और बी वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप, तो इसके डीआर्स इसके कोफिशिएंट किसका काम करेंगे, डीआर्स का काम करेंगे, कौन कौन से 1,2 सॉरी 1,1,2, ये ए ये बी ये सी, नहीं समझे, अरे भैया नहीं समझे, अरे काहे नहीं समझ रहा यार, ये दिया था इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ए वेक्टर प्लस लैम्डा टी वेक्टर, ये तो बता रहा हूं, जब लाइन कोई पास होती है उसके पैरेलल जो होती है बी वेक्टर होती है, इसका मतलब इसके इक्वेशन की जब पैरेलल पास हो रही है ये वेक्टर पास हो रही है, तो इसके पैरेलल कौन है, बी वेक्टर, तो इसके डीआर्स जो पॉइंट होंगे कोफिशिएंट वही कहलाएंगे किसके, डीआर्स के, किसके डीआर्स, इस इक्वेशन के डीआर्स, तो तेरे को x1 y z1 पता हो गया, एबीसी यहां से निकाली यार वेक्टर से, उड़ा के पुट कर दे, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1/1 बराबर ये x1 बराबर y माइनस y1 का काम कौन है -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन b कौन है 1 बराबर z माइनस z1 कौन है 2 अपॉन c कौन है 2, ये इक्वेशन आ गई, ऑप्शन जो मैच कर रहा है करना यार, बोल कोई डाउट, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, नहीं समझे, क्यों नहीं समझे यार तुम, क्या डाउट है भैया, कह रहा है इक्वेशन लाइन बताओ हमें जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मैंने मान लिया इक्वेशन होगी, जिस पॉइंट से पास होती है वही तो x1 y1 z1 होते हैं, तो यहां पर ये 1, -3, 2 क्या दे रखा है x1 y1 z1, फिर कह रहा है पैरेलल टू इस इक्वेशन लाइन के, पैरेलल कौन सा वेक्टर उठता था, बी वेक्टर, अबे ये तो ए वेक्टर क्या है, उसके पोजीशन वेक्टर हैं, यही तो बनता था, ये ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ये तो ए वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर है, तो डीआर्स कहां से हो गए, तो डीआर्स कौन हुए, बी वेक्टर के, बी वेक्टर की कौन कोएफिशिएंट 1,1,2, नहीं समझे, आ गया, जल्दी नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें काम। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट कौन सा बेटा P, Q, R, कहां से, फ्रॉम y एक्सिस इज, फ्रॉम y एक्सिस इज, मतलब कह रहा है कि इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, तेरा गौर से मत ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कौन से P, Q, R का, कहां से, y एक्सिस से, तो तुम बताओ इस पॉइंट की y एक्सिस से कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नहीं समझ आ रहा है, मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट है इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो बताओ इसी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट से क्या होगा कोऑर्डिनेट, मतलब y एक्सिस से क्या कोऑर्डिनेट होगा, नहीं समझे, कह रहा है कि हमें इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो इसको x1 - z1 मान लेंगे, अब y एक्सिस से कोऑर्डिनेट निकाल लेना भाई, जैसे मेरे को तो p, q पता है, तो x एक्सिस से कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, x एक्सिस में कोई x एक्सिस लाइन जा रही है, उसमें कोई पॉइंट मानेगा y z 0 होगा, तो इसका मतलब अगर x एक्सिस से बोलूं तो इसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, q, r, नहीं समझे, सॉरी x एक्सिस में y z 0 होंगे, मतलब इसका हो जाएगा p, 0, 0, अगर मैं y एक्सिस से बोलूंगा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएंगे 0, q, 0, अगर z एक्सिस से बोलूंगा तो क्या हो जाएंगे 0, 0, r, नहीं समझे, खत्म, क्वेश्चन हो गया, ये तो था इसमें, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर x एक्सिस कोऑर्डिनेट निकालेगा तो p, 0, 0, y से निकालेगा 0, q, r, z से निकालेगा 0, 0, किससे पूछा है y एक्सिस से, किसको लेना है, इसको लेना है, तो बस एक पॉइंट को मान p, q, r, और दूसरे पॉइंट को क्या मान 0, q, 0, नहीं समझे, अगर तेरे से भाई x एक्सिस से पूछता तो तू ये मान लेता, अगर तेरे से z एक्सिस से पूछता तो तू ये मान लेता, उठा के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, इसको मान x1 y1 z1, इसको मान x2 y2 z2, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 - p का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब q का होल स्क्वायर प्लस z2 0 - r का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, तो 0 खत्म, तो √p² प्लस r², क्या कठिन था क्या मेरे भाई, नहीं समझे, तो कोऑर्डिनेट क्या समझने का बनाना है x एक्सिस से y एक्सिस से z एक्सिस से, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया क्वेश्चन खत्म, नोट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अभी डाउट है क्या कोई, भैया ये पॉइंट दे रखा था इसके रिस्पेक्ट में y एक्सिस से निकालना है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है p, 0, 0, y एक्सिस क्या हो जाएगा y में हो जाए x और z 0, z एक्सिस क्या होता है x और y 0, बस काम खत्म, तो तेरे y निकालना था तो इसको मान 0, 0, 0, q, 0, ठीक, क्लियर, नोट कर, आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या